हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये लाइव लेकर आए जाते हैं सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, है ना। सुबह 9 AM पर आपको जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिलते हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप UPSC की तैयारी कर रहे हों या फिर PCS की तैयारी कर रहे हों या फिर आप RS SSC स्टेनोग्राफर बैंकिंग का कोई एग्जाम है, टीचिंग वैसे नॉन टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा आपको क्या है, इवनिंग में जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर मिलते हैं 5 PM पर, ठीक है। ये 2 क्लास लाइव आती हैं। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट स्कीम लेटेस्ट कुछ नहीं आ रही हैं तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है, साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है जिसे कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वाला सेक्शन और यह साइंस एंड टेक वाला जो सेक्शन है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो आपके JSA वाले जनरली क्या होता है, टीचर जो वाले टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वाली जो पोस्टें होती हैं या फिर जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा होती है जैसे CET, VDO, LDC, वहाँ पर क्या है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए ये लाइव क्लास रहेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है डांडी मार्च, ठीक है। तो डांडी मार्च से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डांडी मार्च की क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये लेक्चर के बाद में आपको थोड़ा समझ में आएगा। हालांकि देखो ये लेक्चर मेरे लाने के पीछे रीज़न ये है, डांडी मार्च पर क्या है, मैं बैठे बैठे से स्क्रॉल कर रहा था तो फिर मैंने देखा एक रील आई और रील में एक मैम डांडी मार्च के बारे में पढ़ा रही थी और बहुत सारे इनोसेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए थे। तो वो क्या है, वो उन बच्चों को किलोमीटर्स ही पढ़ा रही हैं कि माइल्स में इतना लिखेंगे फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किलोमीटर्स में इतना बनेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस होते हैं, उन पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। देखो रटना है, परंतु क्या है जो ऑथेंटिक है जो चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप भी पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो इसमें हज़ारों चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो वो किलोमीटर माइल्स नहीं पूछे जाते हैं, उनके पीछे टाइम वेस्ट ना करें। बस ये वैसे याद रख सकते हैं एक बार के लिए, परंतु उनको ऐसे एम्फेसाइज करना है तो आपको किस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहिए, जैसे इस डेट पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था। ये डांडी मार्च कौन सा ईयर था, 1930 था। 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो ये जो डांडी मार्च है ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। तो ऐसे याद रखना है, चीज़ों को लिंक करना है। जब आप चीज़ों को लिंक करेंगे तो वो आपके एग्जाम में रिलीवेंट होगी, काम आएंगी। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है जो गांधी जी ने ये जो डांडी मार्च बिगिन किया था साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। तो साबरमती आश्रम में इनके जो फॉलोवर्स थे वो कितने थे, 78 फॉलोवर्स के साथ में ये डांडी मार्च इन्होंने बिगिन की थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम ये डांडी मार्च करने के पीछे रीज़न क्या था, सबसे पहले तो इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा, मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1882, ठीक है, 1882 के अंदर एक सॉल्ट लॉ पास किया गया था, सॉल्ट लॉ, ठीक है। ये सॉल्ट लॉ पास किया गया था 1882 में, जिससे क्या था, ब्रिटिशर्स को जो नमक है, नमक कानून पास किया और नमक पे टैक्स कलेक्ट करने के सारे अधिकार इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिए। और जो ये सॉल्ट लॉ था 1882 में जो पास किया गया था, 1882 में जो पास किया गया था, इसमें ब्रिटिशर्स के पास में क्या होगा, सारी पावर्स आ गई। इसमें इन्होंने जो अगर कोई सॉल्ट लॉ का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक क्रिमिनल एक्ट बनाया गया कि अगर किसी ने भी नमक का कानून तोड़ा तो उसे क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाएगी, एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या था कि जो सॉल्ट लॉ, अगर कोई नमक बनाता हुआ पाया जाता था, कोई जो सॉल्ट पे जो टैक्सेस है वो चोरी करते हुए पाया जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा रिगरस पनिशमेंट दिया जाता था। और यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से सॉल्ट क्या है, हमारे दैनिक जीवन का आधार है, नमक क्या है, हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरी है। तो ये जो गरीब हैं, गरीब तबके का आदमी भी क्या है, नमक रोटी भी खा लेता है। आपने सुना होगा ना कि हम तो नॉन रोटी भी खा लेंगे, मतलब बिहार में गाने चलते हैं, बिहार यूपी की साइड में आप देखेंगे सुनेंगे तो नॉन रोटी खाई के मैं तो चलो, मतलब इस तरीके से गाने बजते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो नमक है, अब नमक जो असेंशियल थिंग है उस पर अगर आप टैक्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी जनता है, मतलब हमारा भारत देश के जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके साथ में ब्रिटिशर्स क्या है, अन्याय कर रहे हैं। और गांधी जी को पता था कि ये जो सॉल्ट लॉ है इससे क्या है, जो ब्रिटिशर्स को कितना 8.2% रेवेन्यू कलेक्ट होता है। जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से 8.2% तो ये सॉल्ट पे जो टैक्सेस लगाते थे, सॉल्ट लॉ के कारण जो पैसा कलेक्ट होता था तो वो 8.2% पैसा कलेक्ट होता था। तो और गांधी जी को पता था अगर मैं इस तरह का कोई भी कार्य करूँगा तो ये ब्रिटिशर्स तक मेरी बात जरूर पहुँचेगी, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक का कानून क्यों तोड़ा,
थोड़ा आपको समझ में आया, क्योंकि ये एक बहुत असेंशियल थिंग थी हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, गांधी जी ने फिर डिसाइड किया, क्या करा कि हम जाएंगे साबरमती से डांडी तक, पैदल यात्रा करेंगे। ये सब गांधी जी क्या कर सकते थे, सीधे डांडी जाते, डांडी पे बोल देते जाकर कि मैं इस तरीके से सॉल्ट लो तोड़ने आया हूँ, और यहाँ तोड़ के चले जाते। परंतु उन्होंने एक मार्च निकाला, इतने जो कितने दिनों का, 24 दिन की जो यात्रा करी, 24 डेज जो ये पैदल चले। तो इसके पीछे एक मकसद था। मकसद क्या था कि ब्रिटिशर्स तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपनी बात पहुंचानी है। जब कोई इस तरीके कार्य करे जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब जनता को सपोर्ट लेके, अब जब इन्होंने क्या हुआ, ये जो सॉल्ट लो तोड़ने से पहले गांधी जी ने इरविन, है ना, यहाँ पे कौन सा था, लॉर्ड कौन सा था, लॉर्ड भी कई बार पूछा जाता है, लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये इरविन नाम याद रखें। तो लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि भैया मैं इस तरीके से साबरमती से डांडी जाऊंगा, और वहाँ पर ये आपका जो सॉल्ट कानून है इसका उल्लंघन करूंगा, वहाँ पे नमक बनाऊंगा, तो आपको जो करना है उखाड़ना है वो उखाड़ लें, ठीक है। तो या तो आप देख लें, या फिर आपको जो करना है वो कर लीजिए। ये सब शांति वार्ता से होगा। और गांधी जी ने जो उनके फॉलोअर्स थे, जो 78 जो फॉलोअर्स जो उनके साथ ये जा रहे थे, इनको सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया कोई भी वायलेंट नहीं होगा, ये सब हम पीसफुल मैनर में करेंगे, हमें कोई हथियार नहीं उठाना है, किसी पे कोई मतलब कोई हमें मार रहा है तो हमें उसके विरोध नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूरा पीसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी ने एम्फेसाइज किया था अपने 78 फॉलोअर्स को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं। तो ये सॉल्ट लो कब बिगिन होता है, 1930 में। कब, 12 मार्च को ये बिगिन किया जाता है साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिन की थी, 24 दिन की पैदल यात्रा थी, जिसमें क्या था, जो अनफेयर तरीके से ब्रिटिशर्स सॉल्ट पे जो नमक पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे, उसके विरोध में गांधी जी के द्वारा ये सॉल्ट लो लगाया गया था। आ जाओ इसको थोड़ा डेप्थ में और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए 2 मैप लेकर आया हूँ, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश इंडिया का मैप, ये हमारा जो अखंड भारत जो बोला जाता है। कभी आपसे कोई बोले कि हमें वापस से अखंड भारत बनाना है, इस तरीके से जो ऊंची आवाज़ उठा के बोले, तो भैया देखो इस मैप को एक बार समझने की कोशिश करो। क्या आप वापस से इस मैप को यूनाइट कर सकते हो? क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि इतिहास में जाकर आप इसको अखंड कर सकें? तो देखो जनरली क्या होता है, हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, वहाँ से क्या है, कानून का राज है। और जहाँ पे क्या है, जहाँ कानून आ जाता है और दुनिया के देश अपने हित साधने के लिए एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं, तो वो हमें क्या है, ये पूरा अखंड भारत नहीं बनाने देंगे। पहली तो सिंपल सी बात है। जो पाकिस्तान बन चुका वो पाकिस्तान ही रहेगा, जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश ही रहेगा, ठीक है, जो म्यांमार है वो म्यांमार ही रहेगा, और जो नेपाल का हिस्सा है आधे से ज़्यादा वो नेपाल के अंदर है। देखो यहाँ से इस तरीके से इतना हिस्सा तो नेपाल में ही चला जाता है, ठीक है। तो जो नेपाल में है वो नेपाल में ही रहेगा। जो सम पार्ट ऑफ चाइना के पास में है तो वो हमें देने को रेडी नहीं है, हम उससे युद्ध कर लें, भले ही क्या कर लें, ठीक है। तो वो उसने कब्जा कर रखा है तो कब्जा कर ही रखा है, तो वो शांति वार्ताओं से ही होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अखंड भारत बनाने का जो सपना लेके चलते हैं, तो हम क्या है, अपने आप को वैसे ही अखंड बने तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर हम इन सबको वापस से मर्ज करने की कोई कोशिश, कोई मुहिम कहीं क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टी से आप देखते हैं, सुनते हैं, नहीं सुनते, सिर्फ एक नारा दे दिया जाता है अखंड भारत। तो ये सिर्फ जो भोली भाली जनता है उसको क्या बनाते हैं, मूर्ख बनाने का कार्य किया जाता है। बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझें, एजुकेटेड बने, एग्रेसिव ना बने, क्योंकि एजुकेशन ही क्या होता है, भविष्य बदल सकता है किसी भी चीज़ का। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा ब्रिटिश इंडिया का मैप है। हालांकि मुझे यही मैप बहुत अच्छा लगता है। काश हमारा भारत इतना बड़ा होता या इससे भी बड़ा होता, ये पूरा जो चाइना है वो भी हमारे भारत का हिस्सा होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि ये जो चाइना है ये भी इंडिया के अंदर होता तो कितना ही अच्छा होता, ठीक है। तो हम कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर, और पाकिस्तान हमसे नहीं जाता, तो ये हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वाला जो पोर्शन है ये भी हमारे पास रहता। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं गुजरात में क्या है, ये है साबरमती आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने स्टार्ट करा मॉर्निंग में 6:30 बजे, 6 सुबह के 6:30 पे डिसाइड किया कि हम साबरमती आश्रम से चलेंगे। और यहाँ पे असाली नामक गांव है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये सब 6:30 बजे से चल के असाली गांव पहुँचे। यहाँ पर गांधी जी ने क्या हुआ, अपनी पहली स्पीच दी इस गांव में, और इन्होंने कहा कि जो भी मतलब जो हमारे इस मार्च के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको ज्वाइन करना चाहिए। और देखो, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं सॉल्ट सत्याग्रह कर रहा हूँ, या फिर जो हम नमक का कानून तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसके पीछे हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं। कौन कौन से, एक जैसे हुक्का पे टैक्स लगा रखा है, बीड़ीज पे टैक्स लगा रखा है, लिक्विड पे जो शराब पीते हैं इस पर टैक्स लगा रखा है। इतना तो ठीक है, परंतु क्या सॉल्ट पर टैक्स लगाना क्या
सही है ना। तो ये अपने उन फॉलोवर से पूछा, साथ में जो गांव के बंधु से पूछा, सबने बोला नहीं, नमक पे टैक्स नहीं होना चाहिए। तो यहीं से फिर क्या होता है, ये दांडी यात्रा गांधी जी की स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन सी तारीख के 12 मार्च को सुबह 6:30 बजे से गांधी जी चलते हैं, अससाली गाँव पहुँचते हैं और यहाँ पर सभी लोगों को संबोधित करते हुए पहला भाषण देते हैं। और उसमें कहते हैं कि जो हुक्का, बीड़ी एंड लिक्विड पे जो टैक्स लगाया जा रहा है वहाँ तक तो ठीक है, परंतु क्या नमक पे इस तरह का टैक्स लगाना सही है, क्या नैतिक है? तो बिल्कुल भी नैतिक नहीं था, अनैतिक था। सभी की एक स्वर में आवाज़ आती है और फिर यहाँ पर ये आगे बढ़ चलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए ये आगे पहुँचते हैं। और फिर ये 18 मार्च को यहाँ पर रस गांव है, ठीक है। यहाँ पर रस गांव माही नदी से 2-3 गांव पहले ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गांधी जी जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्या है पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करते हैं कि मूवमेंट में लार्ज स्केल में जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो आएँ, ज्वाइन हों हमारे इस मूवमेंट के साथ में। अब देखिए यहाँ पर ये 18 मार्च है, इससे पहले क्या था, ये जो गांधी जी के द्वारा ये जो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, तो क्या इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे? कई बार पूछा जाता है क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गांधी जी का जो दांडी मार्च था तो क्या इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो नहीं किया, कर पाए थे। बताए क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उनको 7 तारीख को ही ब्रिटिशर्स के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर दिया था। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होते हैं जैसे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉज लाए गए हैं, तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने बोला कि मैं आपके जो कानून हैं, आपके जो ऑर्डर्स हैं, इनको नहीं मानूंगा। तो इसीलिए इनको 3 महीने का कठोर इम्प्रिजमेंट दिया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो हमारे जो दांडी मार्च है, इसमें गांधी जी के साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं गए थे, ठीक है, नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे। गए तो क्या नहीं थे, जेल में थे, तो कैसे जा पाएंगे, ठीक है। और इसी के एवज में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट किया गया था, तो इनको प्रोटेक्ट करने इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो अरेस्ट हुआ था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए अनुसुईया साराभाई के द्वारा जो उनकी टेक्सटाइल मिल्स थी, जो लेबर यूनियन थी, उनको सख्त निर्देश दिए गए थे कि हम टेक्सटाइल मिल्स बंद रखेंगे। जो अहमदाबाद में जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं उनको हम शट डाउन करेंगे, क्लोज करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अनुसुईया साराभाई के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर के लिए उनको जो प्रोटेस्ट किया गया था और उसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से आंदोलन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर हो गई? पहली रिवर हो गई माही रिवर। ये ध्यान रखें, ये गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से चलने के बाद में जो पहली रिवर पड़ी है वो कौन सी है? माही रिवर पड़ रही है। एक रिवर से दूसरी रिवर, दूसरी रिवर से 3 रिवर। इन्होंने क्या है, पूरे जो दांडी यात्रा है इसके अंदर 3 रिवरों को पास किया। पहली रिवर हो जाएगी माही, दूसरी रिवर हो जाएगी नर्मदा रिवर, ये देख पा रहे हैं नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर को पास किया, सेकंड रिवर, और तीसरी रिवर हो जाएगी तापी रिवर, और उसके बाद में दांडी गांव आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 23 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को कमला चट्टोपाध्याय के द्वारा इस आंदोलन को ज्वाइन किया गया था और इन्होंने गांधी जी से आह्वान किया था कि भाई यहाँ पर अमोद गाँव पड़ेगा एक, ठीक है, ये रहा अमोद गाँव, ठीक है। यहाँ पर ये नर्मदा रिवर से पहले तो ये कमला चट्टोपाध्याय के द्वारा गांधी जी से आह्वान किया गया था कि ये जो आपका दांडी मार्च, दांडी यात्रा चल रही है, इसमें गांधी जी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें। और साथ में जो वुमेन्स हैं वो क्या है, गांधी जी के फेवर में, जैसे ब्रिटिशर्स क्या है जो लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, तो उस अरेस्ट में भी वो पार्टिसिपेट करें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की बात की गई थी। और धीरे धीरे जो गांधी जी का कारवा था 78 लोगों के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं 60,000 भी आता है, टोटल मिला के 60,000 के आसपास लोग थे, तो 50,000 से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दांडी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 अप्रैल की बात कर रहे हैं। तो 6 अप्रैल को क्या हुआ था? गांधी जी ने, देखो यहाँ पर क्या है, आपने डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, ठीक है। ये डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की क्या है, ब्रिटिशर्स के द्वारा 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पास किया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट था, रोलेट, ROLLEL नहीं, एलेट है ना। ये रोलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसमें क्या है, इन्होंने
जो पुलिस थी उसको ये पावर दे दी थी कि पुलिस किसी भी पर्सन को बिना किसी लीगल कार्रवाई के अरेस्ट कर सकती है, कभी भी जबरन उठा के ला सकती है, और उनके ऊपर 2 साल तक कोई भी ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। इस रोलेट एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न रखा गया था कि भैया किसी भी इंडियन को अगर उठाना है, किसी को जेल में डालना है, तो पुलिस जाएगी, आराम से उठाएगी, उसको कोई सम्मान देने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जेल में लाओ, ठूसो, और 2 साल तक उस पर कोई ट्रायल भी नहीं चलेगा, वो अपना केस भी नहीं लड़ सकता, जज के सामने बेल के लिए अपील भी नहीं कर सकता। इस तरह का ये रोलेट एक्ट था। बहुत ही ज़्यादा मतलब अन्यायपूर्ण एक्ट था, एक तरीके से इलीगल एक्ट है ये तो, जिससे क्या होगा, पूरी स्वतंत्रता खत्म हो रही थी इंडियंस की। तो ये इसके विरोध में है ना, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर केशुलू ने इसका विरोध किया था। तो इनको क्या था, इनको अरेस्ट कर लिया गया था 29 मई को, 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च, मई नहीं, मार्च को, 29 मार्च को इनको अरेस्ट किया गया था। और फिर गांधी जी ने जो इनका अरेस्ट हुआ था, और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में, रोलेट एक्ट जो पास किया गया था, इसके अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। और वो डेट कौन सी थी, 6 अप्रैल थी, 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। तो 1919 में रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में भी गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह किया गया था, जिसकी तारीख कौन सी थी, 6 अप्रैल ही थी। और यही 6 अप्रैल जब कौन सी 1930 की आएगी, 1930, ठीक है, ये 1919 में हो रहा है रोलेट एक्ट, और ये 1930 के अंदर दांडी में पहुंच रहा है। तो ये 1930 में 6 अप्रैल को ही दांडी में पहुंचने का इन्होंने रखा था कि हम 6 अप्रैल को, हालांकि दांडी में तो 5 अप्रैल को ही पहुंच गए थे, ठीक है, 5 अप्रैल को पहुंच गए थे, परंतु ये 6 अप्रैल जो इनका रोलेट एक्ट को सत्याग्रह चलाया था, तो उसी के सिंक में इन्होंने 6 अप्रैल को यहाँ पर दांडी में पहुँचे, समुद्र किनारे गए, वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या करा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे जाके गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी इस तरीके से पहुँचे, ठीक है, ये 5 अप्रैल को गांधी जी पहुँच गए हैं यहाँ पर, 5 अप्रैल, ठीक है, और ये 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल गांधी जी के द्वारा ये नमक इस तरीके से उठाया गया, हाथों में मुट्ठी भरी गई, और हाथ ऊपर करके गांधी जी ने कहा कि हम जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो कानून लाया गया था, नमक का कानून, ठीक है, उसको नहीं मानते हैं, और उसके अगेंस्ट में आज हम अपना खुद का नमक बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने आह्वान किया था। बाद में क्या था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो 50,000 लोग थे प्लस गांधी जी, इन सबको अरेस्ट किया गया था और जेल में डाला गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। इसको वाइट फ्लावरिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये क्या है, सब लोग सफ़ेद कपड़े पहन पहन के चले थे, तो इसे वाइट खादी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कई बार इसका नाम इस तरीके से भी प्रोनाउंस किया जाता है। अब ये जो गांधी जी का मार्च है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि गांधी जी ने किस तरीके से सत्याग्रह करा। तो ये वाला जो पोर्शन है, अब यहाँ पे इंडिया का जो मैप है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला रीजन, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गांधी जी दांडी मार्च कर रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हमारे जो देश के अन्य भाग हैं, जैसे यहाँ पर आसाम, ठीक है, आसाम, आंध्र प्रदेश, ये आसाम वाला पूरा पोर्शन है, इसको आसाम कहा जाता था, ठीक है, ये वाला आसाम वाला रीजन हुआ करता था। तो आसाम, और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पर भी सिमिलर आंदोलन चल रहे थे, ठीक है। तो और इसके अलावा यहाँ पर जो ये हम कोस्ट देखते हैं, कोरामंडल कोस्ट के नीचे वाला पार्ट जो तंजावुर कोस्ट भी बोला जाता है, या फिर तमिलनाडु के जो ये वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो हमारा साउथ ईस्टर्न कोस्ट है, इस पर सेम सत्याग्रह चलाया गया था, जिस तरीके से गांधी जी के द्वारा यहाँ पर ये नमक का कानून तोड़ा गया था। तो इसी तरीके से ये नमक का कानून सी राजगोपालाचारी ने यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर नमक के कानून का विरोध किया था। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं केरला का कोस्ट, मालाबार कोस्ट भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा, के केलप्पन कई बार नाम पूछे जाते हैं, तो इसीलिए नाम याद रखना है, केलापन, के केलप्पन के द्वारा यहाँ मालाबार कोस्ट में ये सॉल्ट सत्याग्रह का जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट का कानून था, नमक का कानून था, उसका विरोध किया गया था। ये सब गांधी जी के अनुयायी थे। जिस तरीके से गांधी जी ने दांडी में करी थी यात्राएं, तो गांधी जी ने इनको कहा था कि आपको यहाँ अपने अपने रीजन्स के अंदर भी जो नमक जो सॉल्ट टैक्स लगाया जाता है, इसके विरोध में इस तरीके से सत्याग्रह करना है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पेशावर के अंदर, यहाँ पर भी क्या था, पेशावर में जो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आपने नाम सुना होगा, खान अब्दुल
गफ्फार, FAE है, ठीक है, गफ्फार खान, ठीक है। तो ये क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये गांधी जी के अनुयायी थे। तो इन्होंने यहाँ पर पेशावर के अंदर सॉल्ट सत्याग्रह किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पाकिस्तान वाले रीजन में कौन कर रहे हैं, मतलब पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर अपन अगर मालाबार कोस्ट की बात करें, केरला की बात करें, यहाँ पर क्या है, यहीं पर जो हमारे वास्को डी गामा आया था कैलीकट में, तो ये कैलीकट से ही स्टार्ट हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पर केरला के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के कल्लप्पन के द्वारा सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था, और यहाँ पर सी राजगोपालाचारी के द्वारा तमिलनाडु कोस्ट पे किया गया था। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और आसाम के अंदर सिमिलर सॉल्ट सत्याग्रह किए गए थे। सरोजनी नायडू के द्वारा भी सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब इसी के विरोध में क्या था, ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की एक तरीके से शुरुआत है पूरे देश भर में। इस तरीके से सिविल तरीके से क्या होगा, ब्रिटिशर्स का विरोध किया जा रहा है। हमारे जो इंडियंस हैं वो आ रहे हैं और अपने अपने जो उनके ग्रीवेंस है वो यहाँ रखना है कि भैया हम इस तरीके से आपसे परेशान हैं, तो इन जो टैक्सेस हैं इनको वापस लिया जा सके। और साथ में यहाँ पर क्या है, फॉरेन जो गुड्स हैं, फॉरेन क्लोथ्स हैं, उसकी होली चलाई गई थी, बॉयकॉट किए गए थे ये फॉरेन गुड्स। और जो लिकर शॉप्स थे उनके पिकेटिंग की गई थी, उनके बाहर बैठ के धरने दिए गए थे। ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका अपनाया गया था पूरे भारत देश में, और इस तरीके से दांडी मार्च का विरोध किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो केरला कोस्ट हो गया, या फिर हम तंजावुर कोस्ट बोल सकते हैं, या फिर ये तमिलनाडु की जो कोस्ट है, यहाँ पर सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा यहाँ पर सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था। और जहाँ पर पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये सॉल्ट सत्याग्रह किए गए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो गांधी जी और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो 50,000 लोग हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था 1930 में, ठीक है। 30 में अप्रैल का मंथ है, यहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं। और बाद में गांधी जी को 1931 में रिलीज़ किया गया था, छोड़ा गया था। तो यहाँ पे 1931 में जब गांधी जी को रिलीज़ किया गया, तो गांधी जी किससे जाके मिले, लॉर्ड इरविन से जाके मिले, ठीक है। लॉर्ड इरविन से जाके मिले और अपनी डिमांड रखी। और ये 1931 वही है जब हमारे भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, उससे पहले गांधी जी मिल चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, लॉर्ड इरविन ने साफ मना कर दिया था, जो भी वायलेंट एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनको कानून के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, ठीक है। और फिर गांधी जी ने अपने कुछ पॉइंट रखे थे कि ये हमारे पॉइंट हैं, इनकी बातें मानी जाए। तो वो लॉर्ड इरविन ने मानी थी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि दांडी यात्रा के समय भारत में कौन वाइसरॉय थे उस समय। तो ये वाइसरॉय कौन थे, ये लॉर्ड इरविन वाइसरॉय थे इस समय पर, ठीक है। तो ये वाइसरॉय का नाम याद रखना है, लॉर्ड इरविन थे। ये कोस्ट याद रखनी है, कहाँ कौन इस आंदोलन को कर रहे थे, कि मालाबार कोस्ट पे के केलप्पन के द्वारा सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु कोस्ट पे, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो गांधी जी के अनुयायी थे, ये सारे के सारे। तो ये कहाँ पर, पेशावर के अंदर ये सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी एक मैंने फ़ोटो लगाई है, इसमें अब ये 395 किलोमीटर, एक बार याद रखना चाहते हो याद रख लें, हालांकि नहीं पूछे जाते हैं। अब यही चीज़ें मैं बता रही थी उसमें, ठीक है, कि 395 किलोमीटर है और इतने माइल्स हैं। उस माइल को कन्वर्ट करके बता रही थी कि इतना किलोमीटर है तो इतना माइल हो जाता है, ठीक है। तो याद कर सकते, करना चाहो तो कर लो यार, मैं तो क्या ही बोलूँ। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द दांडी मार्च, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई, बताइए। होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर वहीं आपको बता दूंगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। लेक्चर में मैंने 50 बार नाम बोला है, तो अब तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2। Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930, ठीक है। तो जो निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजोर तट पर एक मार्च का आयोजन किया। तो VO चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, सी राजगोपालाचारी जी के द्वारा,
के कामराज के द्वारा या एनी बेसेंट के द्वारा इस जो नमक का कानून तोड़ने के लिए जो सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था तंजौर कोस्ट पर, तो ये किसके द्वारा किया गया था? V.O. चिदम्बरम, C. राजगोपालाचारी, के कामराज या एनी बेसेंट। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हो गए आपके लिए, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं। देखो जो आपके कमेंट्स होते हैं उसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इस तरह के लेक्चर्स और लाने हैं या नहीं लाने हैं, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव जैसे भी देखो आपको जैसा भी लेक्चर लगे ना, आप उस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैंने तेज़ पढ़ाया, जल्दी पढ़ाया, धीरे पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ये चीज़ छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मैंने क्या छोड़ दिया था बताते बताते, या क्या मैं ज़्यादा बता गया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए हमारे जो डेली मॉर्निंग के जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे कि एक कदम सफलता की ओर सीरीज़ है हमारी, तो इसमें क्या है हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स है इस तरीके से पूरा फॉर्मेट रहता है, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिए। हम एक एक खबर लेकर आते हैं और उस खबर को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, आज की मॉर्निंग की खबर थी, यहाँ पर क्या था, ये नियंदरथल बोन्स में क्या हुआ, वायरस मिले हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया। तो ये नियंदरथल है क्या, तो यहाँ पर क्या है, जर्मनी के अंदर ये नियंदर एक वैली है ना, नियंदर वैली एक वैली है। तो यहाँ पर क्या था, ये बोन्स मिले, हड्डियाँ मिली, जिस भी इंसान की मिली, तो उसका क्या है AI के द्वारा इस तरीके से एक आर्टिफिशियल फेस बनाया गया, जो भी कंकाल मिले थे। तो इनका नाम क्या है, इस नियंदर वैली के नाम पर नियंदरथल रख दिया गया। तो इस तरीके से ये याद रख सकते हैं। इसको हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग के लेक्चर में। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि आज से करीब करीब जो 10,000 12,000 साल की हम पूर्व की बात करते हैं, तो उससे पहले क्या था, यहाँ पर आइस एज था, जिसको आइस एज बोलते हैं। कभी बार आपने मूवी देखी होगी, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ग्लेशियर्स जमा है यहाँ पर। ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, समुद्र का पानी है आज के ज़माने में, परंतु उस समय पर ये बर्फ़ बनी हुई थी, ग्लेशियर्स थे। और ग्लेशियर बनने के कारण जो समुद्र का लेवल था वो नीचे था, और उसी कारण से ये जो कोस्ट थे, ये जो कोस्टल एरिया देखने को, ये सब अभी सबमर्ज हैं। ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है अभी ये क्या है, सबमर्ज है, पर उस समय पर ये उभरे हुए थे, मतलब यहाँ पर लोग आसानी से घूम फिर सकते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर हमने उसके बाद में बर्ड फ्लू का पहला केस ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा। तो हमने बर्ड फ्लू समझा कि बर्ड फ्लू में जनरली ये पूछा जाता है कि इसका जो वायरस का नाम है H5N1, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने LLM AI बेस्ड समझा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करता है। इसको हमने एक लेक्चर में समझा था, ठीक है। तो यहाँ भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। इसके अलावा जो फिलिस्तीन देश है उसको नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। फिर हमने फिलिस्तीन की पूरी हिस्ट्री समझी कि फिलिस्तीन इस तरह का देश हुआ करता था 1948 से पहले। फिर यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, इस जो जूइश कम्युनिटी है उसके लिए एक अलग देश बना दिया। यहाँ पर इसको फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा। एक जो येलो दिख रहा है ये फिलिस्तीन हो गया, और जो जूइश कम्युनिटी है उसके लिए इजराइल देश बनाया गया। कब 1947 के अंदर, जिस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुए, उस तरीके से यहाँ पर ये जूइश कम्युनिटी के लिए इजराइल, और वैसे जो फिलिस्तीन है उसके लिए 2 भाग बनाए गए। एक तो ये गाजा पट्टी वाला देश, और एक ये वेस्ट बैंक, ठीक है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये डिक्लेयर किए गए। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इजराइल ने अपना दबदबा बनाया और सीधे सीधे इसको पूरा ख़त्म करता चला गया। और अब ये आज की हालत ये हो गई, एक छोटी सी स्ट्रिप है, गाजा पट्टी वाली स्ट्रिप है, और वेस्ट बैंक का कुछ रहा नहीं है, हल्के हल्के छेद रह गए, ठीक है। ये थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तरह की हालत हो गई। तो इसको पूरा डिटेल में समझा था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये 2.11 लाख करोड़ रुपये का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या दिया जा रहा है, डिविडेंड दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। बजट में प्रोविजन रखे गए थे कम, और यहाँ पे पैसा दिया ज़्यादा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार को ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो देश के लिए ये एक आर्थिक संकट की उत्पत्ति को दर्शाता है, ठीक है। जब भी ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, देश के पास पैसा कम है, सरकार के पास पैसा कम है। व्हाट इज़ वर्क प्लेस गैस लाइटिंग, ठीक है। तो वर्क प्लेस गैस लाइटिंग क्या है, तो इसको हमने समझा था कि जॉब पे जब सीनियर्स के द्वारा अपने जूनियर्स का हरेसमेंट किया जाता है, और वो हरेसमेंट अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसी को ही गैस लाइटिंग बोला जाता है। इसको डेप्थ में समझा था, यहाँ पे पूरे पॉइंट समझे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सुबह वाला लेक्चर देख लेना अगर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। और अब देखो जो हमारी जो आर्मी चीफ है, ठीक है, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान, ठीक है, डिफेंस ऑफ आर्मी चीफ। तो इन्होंने क्या है, साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो इसी पर पूरा ये आर्टिकल था, तो इसमें बस 2 बातें याद रखनी थी, वो हमने बता दी थी। इसके अलावा NTPC की रैंकिंग
थर्ड आई है ग्लोबली ETD बेस्ट अवार्ड 2024 को दिया गया है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है ना, दुनिया भर में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा इसके लिए। इसके अलावा R कुलकर्णी है ना, श्रीनिवास R कुलकर्णी, ये याद रखना है नाम आपको, श्रीनिवास R कुलकर्णी। ये क्या है, इंडियन ओरिजिनल प्रोफेसर हैं, ये एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या है, खगोल वेद में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल की है। इन्हें 100 प्राइज से नवाजा गया है। अब जो ये 100 प्राइज है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ये 100 प्राइज दिया जाता है। इनकी जो रिसर्च है वो किस में है, एक तो जो मिली सेकेंड पल्स रेट्स जो होती हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी करी है, गामा रेस के बारे में इन्होंने स्टडी करी है, सुपरनोवा के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो इसी के लिए इनको 100 प्राइज से नवाजा गया है। ये 100 प्राइज याद रखना, SHAW 100 प्राइज, ठीक है, ये नाम यहाँ पर लिख रहा है, इसको याद कर लें। श्रीनिवास R कुलकर्णी, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पर्सनल न्यूज़ में। फिर हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो बच्चे नए देख रहे हैं उनके लिए बता दें, 1 जनवरी 2024 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा निर्धारित UPI लेनदेन के लिए दैनिक भुगतान सीमा क्या है, तो दैनिक भुगतान सीमा वैसे 1 लाख रुपए है, ठीक है। RBI ने क्या कहा, RBI ने कहा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या हेल्थ जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ कम्युनिटी में आप कहीं पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी सीमा कितनी है, 5 लाख रुपीज़ तक बढ़ाने की बात की गई है कि वहाँ पर आप एक मुश्त 5 लाख रुपये तक UPI के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने यहाँ पे समझा था। अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों पर RBI ने कब 8 दिसंबर 2023 से ये रूल्स लागू किए थे, ठीक है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, ये ओमान के लिए मैत्री मिशन 4 पे कौन सा भेजा गया है, तो INS सागर ध्वनि को भेजा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। सागर मैत्री मिशन ओमान भेजा गया है, तो सागर ध्वनि करके जो हमारा नेवल शिप है इसको भेजा गया है। उसके बाद में हमने डांडी मार्च अभी पूरा देखा ही है। इसके अलावा हमने मॉर्निंग का करंट अफेयर भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रेगुलर देखिए जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।